नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आपका सबका स्वागत है। फिलोसॉफी ऑप्शनल पेपर 2021 मेंस पेपर 1 एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी डी एंड ई जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है सेक्शन है वेस्टर्न फिलोसॉफी का, हम आज एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए, देयर इज अ रेड चेयर, हाउ वुड प्लेटो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द यूज ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। एग्जामिन 10 मार्क्स के लिए था। कई बार ऐसे जो अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, कैंडिडेट थोड़ा सा अगर कंसेप्चुअली साउंड नहीं हो तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर कैंडिडेट को प्लेटो की ड्युअलिस्टिक थ्योरी का अगर अंदाज़ा है या पढ़ा है अच्छे से समझ के कि किस तरह से वो ट्रांसेंडेंटल आइडियाज़ ऑफ फॉर्म्स या फॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं एज ए रियलिटी, और साथ ही साथ पार्टिसिपेशन थ्योरी के थ्रू जो पर्टिकुलर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के बारे में भी वो कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं, ये सब हम उसके थ्रू जान सकते हैं। तो यहाँ पे देयर इज़ अ रेड चेयर, यहाँ पे एक जो पॉइंट ऑफ फोकस होना चाहिए दैट इज़ रेड चेयर। तो देखिए, इसी को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस आंसर के थ्रू कि सोर्स है वेस्टर्न फिलोसॉफी के क्लास नोट जो है इंडियन के वेस्टर्न के ओल्ड मॉन्क्स फिलोसॉफी के पेज नंबर 5 पे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का एक्सप्लेनेशन दिया है, नॉट डायरेक्टली ये रेड चेयर का, बट उसमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेड चेयर को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है या करना चाहिए इस आंसर में। For the Plato, the world of forms, that is ideas, that is realm of a being, is really real। यानी उनके लिए सत्य जिसको हम कहते हैं इंडियन में, वो रियली रियल क्या है उनके लिए, तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है। आइडियाज़ को वो रियल मानते हैं। वाइल द वर्ल्ड दैट वी परसीव थ्रू आवर सेंसेस, जिसको हम पंच महाभूतों के आधार पे कहते हैं, दैट इज़ द रियल्म ऑफ अ बिकमिंग, जिसमें वो चेंजेस आप देख सकते हो जहाँ पे चेंजेस होते हैं। इट इज़ अ वर्ल्ड वेयर द चेंजेस हैपन्स एंड आइडिया और द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म और थ्योरी ऑफ फॉर्म के आधार पे वो ये इस्टेब्लिश करते हैं इट इज़ अ समथिंग विच इज़ परमानेंट इन नेचर। सो द रियल्म ऑफ अ बिकमिंग दैट इज द परसेप्टिबल वर्ल्ड इज लिटिल मोर देन एन इमिटेशन ऑफ दिस अल्टीमेट रियलिटी ऑफ फॉर्म्स। इमिटेशन का अर्थ होता है कॉपी होना, पार्टिसिपेट करना, जैसे कि तैसा कॉपी होना। तो वो ये मानते हैं कि आइडियाज़ जो होते हैं ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं पे इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में इमिटेट होते हैं या ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड उनमें पार्टिसिपेट करते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में, और उसी की वजह से हम उसके एग्जिस्टेंस को रियलाइज करते हैं कहिए, या हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं कहिए, ठीक है। सो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, रादर इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिसिपेशन of the object into the particular reference idea. Accordingly, Plato believes that for this imperfect sensible realm, imperfect इसलिए बोला गया है क्योंकि हम देखते हैं कि वो चेंज होते रहता है, it undergoes rapid changes, so it can never be considered as a reach to its ultimate objective level of perfection, so called. So there is a corresponding world of perfect form। तो अगर कोई imperfect world है कहीं पे, तो उसका corresponding perfect world भी होगा ही, that is a of ideas। So Plato believes that the chair come into being because it participates in the form of a chairness। चेयरनेस एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, एक आइडिया है जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, और उसमें ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की जो कैटेगरीज मानती है जिसको हम पर्टिकुलर्स कहते हैं लाइक चेयर, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड सिमिलर इज द केस ऑफ रेड कलर एंड रेडनेस। यानी ब्यूटी अगर हम कहते हैं, वो फेमस एग्जाम्पल है प्लेटो का जो ब्यूटी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि ब्यूटी आप ऐसे ही ये नहीं कर पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू एक्नॉलेज विथ रेफरेंस टू सर्टेन ऑब्जेक्ट, है ना, कि वो ऑब्जेक्ट फिर ब्यूटी में पार्टिसिपेट करेगा, उसके थ्रू आप उसकी ब्यूटी को एक्नॉलेज करोगे। यानी कहीं ना कहीं पे इट इज़ अ रिलेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन। सो जैसे रेडनेस का भी है, तो रेड रोज की अगर हम बात करते हैं, तो वो कोई रेडनेस जो उसका एज अ क्वालिटी है वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से अलग है क्या, तो नहीं, वो उसी का हिस्सा है, लेकिन उसको एक्नॉलेज किसने किया है, इज इट द एलिमेंटल पार्ट ऑफ पर्टिकुलर। तो प्लेटो कहते हैं इट इज द यूनिवर्सल क्लास इसेंस, दैट इज द आइडियाज ड्यू टू विच यू हैव एक्नॉलेज द रेडनेस ऑफ अ रोज। आई बात ध्यान में, तो ये आपको इसमें लिखना है, एलैबोरेट करना है। दस फॉर प्लेटो इन ऑर्डर टू परसीव द रेड चेयर पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स फॉर्म इज नेसेसरी। तो जब तक फॉर्म्स पार्टिसिपेट नहीं होंगे या उस तरीके से वो कंजॉइन नहीं होगा, या दो जो ड्यूअलिस्टिक थ्योरी उन्होंने बताई है वो जब तक कनेक्ट नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं कह सकते देयर इज़ अ रेड चेयर। दिस इज व्हाट
the candidate is supposed to write and examiner is looking for this kind of a explanation. Now this varies from the candidate to candidate. वो किस तरह से इसको समझा है उन्होंने और वो उन्होंने लिखने की कोशिश की है, ये थोड़ा सा डिफर हो सकता है, बट ओवरऑल इसका क्रक्स तो यही है. कैंडिडेट कैन ऑल्सो राइट फ्यू मेटाफर्स टू वैलिडेट द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड इट्स पार्टिसिपेशन. कई सारे मेटाफोर्स यूज़ किए हैं, है ना, जो अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने बताया आपको, वो भी आप इसमें लिख सकते हो. ठीक है. सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स. ईजी दैट इफ़ वी कैटेगराइज इट फ्रॉम दी परसेप्टिव ऑफ डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देखा जाए, मीडियम डिफिकल्ट कह सकते हैं. जिनको अप्लाइड नहीं था, रट्टा जो इन लोगों ने मारा था, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस इसमें आए होंगे, बिकॉज अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन था ऑब्वियसली. नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 1B. Potentiality is indefinable according to Aristotle. Explain the relationship between the potentiality and actuality with reference to the above philosophical position by taking the example of a wooden table. 10 मार्क्स. अभी देखिए, हर साल ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसमें अलग अलग डाइवर्स टॉपिक पूछे जाते हैं, है ना. कि कभी रैशनलिज्म से कोई उठा लेंगे, एम्पिरिसिज्म से कोई एक उठा लेंगे, फिर उसमें कंटेम्प्रेरी के कुछ क्वेश्चंस वो इंक्लूड करेंगे, एंशियंट के इंक्लूड करेंगे. लेकिन आप इस बार का क्वेश्चन पेपर अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ अ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक. बड़ा ही अजीब था कि क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑन प्लेटो, 1A, 1B इज़ ऑन एरिस्टोटल. ओके, आगे हम देखेंगे कि उसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1C इज़ ऑन बर्कले. हाँ, उसके बाद था लॉक एंड E ऑन ह्यूम, यानी लॉक, बर्कले, ह्यूम, पूरा का पूरा एम्पेरिसिस्ट क्लास पूछ लिया इन्होंने अपने इस बार के क्वेश्चन के कंपलसरी में पूछा है वो भी. तो होता ऐसा है कि कैंडिडेट जनरली इस प्रकार से सिलेक्टिव मेथड का जो एक एजेंडा होता है, जो क्लास में हम बताते भी है और कैंडिडेट को प्रिपेयर भी करवाते हैं, लेकिन पैरेलली ये भी बताया जाता है कि ऐसा कभी मत समझिए कि ये टॉपिक को मैं छोड़ दूंगा और ऑप्शनल में शायद वो आ जाएगा. तो एम्पिरिसिज्म के तीनों उन्होंने कंपलसरी पूछ लिए, एंशियंट के दोनों फिलोसोफर उन्होंने कंपलसरी में डाल दिए. तो प्लीज़ यूपीएससी को हम किसी भी तरीके से प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमें दिखाई देता है कि वी आर समहाउ लिमिटेड, ओके, एंड दे आर अनलिमिटेड इन दैट स्कोप, बिकॉज दे हैव द अथॉरिटी, दे कैन फ्रेम इट द वे दे वांट. ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1B डिस्कस करते हैं. दिस वाज रिलेटेड टू द एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ, इसका जो फॉर्म एंड मैटर के बारे में जो एरिस्टोटल ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉर्म वो होता है, ओके, जिसमें एक्चुअलिटी की पॉसिबिलिटी होती है, और मैटर वो होता है जिसमें पोटेंशियलिटी एग्जिस्ट करती है. तो इस तरह से ये देखा जा सकता है, जैसे क्ले है, तो क्ले हैव नो फॉर्म, सो इट इज़ अ मैटर. उसमें पोटेंशियल है, उसमें वो शक्ति है जिसके थ्रू उसको किसी भी आप शेप में, आकार में कन्वर्ट कर सकते हो. लेकिन किस आकार में, किस शेप में is the form. The form is having that actuality with it, based on which जो क्ले को एक एक्चुअल शेप आने वाला है, उस फॉर्म के थ्रू आने वाला है. सो दिस इज अ वे थ्रू विच ही एक्सप्लेन्स दी चेंजेस दैट इज हैपनिंग ऑन इन दी पर्टिकुलर वर्ल्ड. नाउ एरिस्टोटल इसको आगे भी कंटिन्यू करते हैं कि जिस तरह से आप अभी के पर्सपेक्टिव से जो फॉर्म आपको दिख रहा है, जो एक्चुअलाइज्ड फॉर्म आप मानते हो, वो भी फॉर नेक्स्ट डेवलपमेंट शायद वो मैटर हो सकता है. जैसे वुडन टेबल का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो वुडन टेबल का हम थोड़ा सा पहले रिवर्स इंजीनियरिंग करके सोचे तो हमें एक बात पता चलती है कि द वुड वॉज टेकन ओरिजिनली फ्रॉम द प्लांट, यानी प्लांट, जैसे ये सब एक्सप्लेनेशन में दिया है यहाँ पे कि रॉ वुड जो था, ओके, प्लांट वुड से रॉ वुड मिला, यानी सिर्फ प्लांट के वुड को कट करने से आप डायरेक्टली वुडन टेबल बना सकते हो क्या? नहीं. तो आपको पहले प्लांट वुड से रॉ वुड मिले, जिसको आप सर्टेन डायमेंशंस में अरेंज करके फिर आपको वुडन टेबल मिला. अब ये हम कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन इन फिलोसॉफिकल डायमेंशन इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, तो प्लांट वुड जो था, ओके, वो क्या था? तो वो एक्चुअली एक मैटर था जो फॉर्म में तब्दील नहीं हुआ था. नाउ व्हेन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ अ वुड ऑफ प्लांट वॉज कन्वर्टेड इनटू अ रॉ वुड इन व्हाट सेंस आई एम सेइंग, कि एक जैसे पीसेस होते हैं ना, यूनिफॉर्म पीसेस होते हैं, उसमें उसको कन्वर्ट किया. नाउ यूनिफॉर्म पीसेस जब उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो बैठा या उसमें उसको कट करके इस्टेब्लिश किया गया, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअलाइजेशन ऑफ द मैटर. तो उसके ऊपर, प्लांट वुड के ऊपर वो फॉर्म इंप्रेस हुआ है
और फिर उसका जो शेप एंड साइज है वो चेंज हुआ। लेकिन फॉर नेक्स्ट डेवलपमेंट, दैट इज इन ऑर्डर टू मेक दैट रॉ वुड इनटू द वुडन टेबल, अगेन द न्यू फॉर्म वाज इम्पोज्ड ऑन द अर्लियर फॉर्म। आई बात ध्यान में? तो ये एक तरीके का एक लाइक चेन मेथड से देखा भी जा सकता है कि वुडन टेबल के पहले भी जो एक इवेंट हुआ था या एक जिसका जो प्रोडक्ट था वो भी एक तरीके का फॉर्म ही था, लेकिन फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस व्हाट इट बिकम अ मैटर। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन करना था कैंडिडेट को। और पोटेंशियलिटीज इनडिफाइनेबल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि देखो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकली, और ये वेस्टर्न फिलोसॉफी के जो क्लास नोट्स है ओल्ड मॉन्क्स की, इसके पेज नंबर 19 टू 22 में ये सारा एक्सप्लेनेशन दिया है विथ एग्जाम्पल। तो आपको वहाँ पे एक रेड टेबल या रेड चेयर का ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, वो आपको रिलेट कर सकते हो। द पोटेंशियलिटी स्टैंड्स फॉर मैटर while actuality belongs to form. Here matter is having potentiality cannot be described unless it is actualized, hence it is indefinable. यानी जब तक वो क्ले है, आप जैसे जब तक वो क्ले को पॉट में तब्दील नहीं करते, वो क्ले किसी काम का है क्या? इज इट एबल, यू आर एबल टू डिटरमाइन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इट्स पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन और व्हाट्सोएवर। जैसे कि अगर जंगल में आप कहीं घूमने गए और आपने एक बड़ा वुड का ऐसा प्लांट गिरा हुआ देखा है, उस प्लांट का वुड जो है वो वहाँ पे क्या हो रहा है, इसका कोई यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या? नहीं। यू कैन नॉट डिफाइन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेदर इट विल बिकम अ वुडन टेबल, वेदर इट बिकम योर विंडो, वेदर इट बिकम योर चेयर और टेबल और व्हाट्सएवर। So till that moment it is not, we cannot able to define. It has a potentiality. Potentiality एक शक्ति है, जब तक उसको वो डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। In case of a wooden table, which is a actualized form of a raw table, a raw wood, that is matter, is certainly become definable due to the actualization of its potentiality. This raw wood was earlier a form for the plant wood, which was a matter. This implies that what is form for now कैन बिकम अ मैटर व्हेन एक्चुअलाइज्ड। ये प्रोसेस है, एक चेन मेथोडोलॉजी से इसको एक्सप्लेन किया है अरिस्टोटल ने। दिस इज हाउ अरिस्टोटल एक्सप्लेन्स द बिगिनिंग बाय यूटिलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ अ मैटर एंड फॉर्म एज हैविंग पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी रिस्पेक्टिवली। ये इसी के आधार पे ये वुडन टेबल के एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से फॉर्म और मैटर यानी पोटेंशियलिटी एक्चुअलिटी एक दूसरे के साथ कैसे एक्सचेंज भी होते रहे, एक्सचेंज नहीं कहेंगे हम, बस उसका जो डिफाइनेबिलिटी है वो चेंज होते रहती है। ओके, सो व्हेन इट बिकम मैटर, अभी लकड़े का टुकड़ा जो प्लांट के वुड से निकाला हुआ है, जिसको शायद आपने बहुत ही सुपरफाइन कट किया हुआ है, अगेन अनलेस एंड अनटिल इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर सम फाइनल एंड, फाइनल ऑब्जेक्टिव, इट्स अगेन इनडिफाइनेबल। इसका क्या करना है हम पूछते हैं ना, लकड़े का अगर एक प्लाईवुड का पीस आपके घर में पड़ा हुआ है, आप पूछते हो ना इसका क्या करना है, घर पे रखने से बेटर है बेच देते हैं। दिस इज हाउ दे एक्सप्लेन ओके the theory of a form and matter, and that's how the wooden table one candidate need to explain here how it is ultimately actualized। हो गया ना, उसका पोटेंशियली अभी क्या हो गया है, एक्चुअलाइज्ड हो गया। अभी इसमें कोई और डेवलपमेंट होने की संभावना है क्या? अब वो आप कहोगे कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है, बट डेफिनेटली ये एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जिसको हम मान सकते हैं कि वुडन टेबल अभी फाइनल एंड हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। सो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, बड़ा इजी था वैसे, बट आई थिंक दोनों क्वेश्चन अप्लाइड थे, सो कैंडिडेट को कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी थे। क्वेश्चन नंबर 1 सी, सेंसिबल थिंग्स आर दोज ओनली विच आर इमीडिएटली परसीव्ड बाय सेंस। एक्सप्लेन बर्कलेस थ्योरी ऑफ अ नॉलेज विथ रेफरेंस टू द अबाव स्टेटमेंट। 10 मार्क्स। सेंसिबल थिंग्स जो होते हैं आर दोज ओनली विच आर इमीडिएटली परसीव्ड बाय अस। इसमें उन्होंने एक ट्रिक खेली है, यानी एक वो कहता है ना पेच होता है ना, कि अगर बर्कले ये मानते हैं कि जो इमीडिएटली परसीव होता है उसी को हम सेंसिबल थिंग मानते हैं, या उसी का परसेप्शन एज अ नॉलेज हम एक्नॉलेज करते हैं उसका, तो व्हाट इफ यू आर नॉट इमीडिएटली परसीविंग सर्टेन सेंसिबल थिंग? ये एक्चुअली द कैंडिडेट इज नीड टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन। ये वेस्टर्न फिलोसॉफी के क्लास नोट जो है ओल्ड मॉन्क्स के, उसके पेज नंबर 89 पे ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। दिस क्वेश्चन इज सिंपली बेस्ड ऑन द मोस्ट astounding and provocative statement of Berkeley, that is esse est percipi, that is to be is to be perceived। to be यानी किसी चीज़ का नॉलेज होने के लिए उसका परसेप्शन बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। The question has been asked in a twisted way, that is
व्हाट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट इमीडिएटली परसीव्ड। वो ऑब्जेक्ट जिसको इमीडिएटली आपने परसीव नहीं किया, उसके बारे में फिर बर्कले का क्या व्यू है, क्योंकि हर चीज आप परसीव करोगे इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है ना। यानी फॉर एग्जांपल जैसे क्लास में हम एक्सप्लेन करते कि मेरी बाइक अगर पार्किंग में मैंने पार्क की हुई है तो वो मुझे अभी तो दिख नहीं रही है, देन ऑन व्हाट ग्राउंड्स आई एम एडमिटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ माई ऑब्जेक्ट दैट इज माई बाइक और टू व्हीलर। सो यहाँ पे वो पर्टिकुलरली गॉड के अल्टीमेट परसीवर के रेफरेंस में वो एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज द गॉड हु इज द अल्टीमेट परसीवर ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ विच सच ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन इफ व्हेन दे आर नॉट इमीडिएटली परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। सो दिस इज व्हाट अ कैंडिडेट नीड टू एक्सप्लेन। काफ़ी स्ट्रेट था, लेकिन ये जो एक ट्विस्टेड फॉर्मेट की जो बात मैंने की, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसके ऊपर वो डेफिनेटली मार्क्स का जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, वो थोड़ा डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द क्वेश्चन हैज बीन ट्विस्टेड इन दिस वे दैट व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट इमीडिएटली परसीव्ड। Berkeley solves the mystery of perception of such an object by admitting the existence of a God as ultimate perceiver of all the objects of the world. Okay, so पहले एसेस्ट परसेपी को एडमिट करना है कि परसेप्शन को वो ग्राउंड ऑफ नॉलेज मानते हैं, बिकॉज थ्योरी ऑफ नॉलेज पे क्वेश्चन है। फिर उसमें जो एक ट्विस्ट आया है, जो एक चेंज है, जो एक थोड़ा सा व्हाट अबाउट दैट पर्टिकुलर परसेप्शन विच इज़ नॉट डन बाय यू, तो उस पर ये कैसे जवाब देते हैं, दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड इन दिस क्वेश्चन। So I hope you understood. Now, next question, question 1D. Examine the concept of a personal identity by Locke. 10 मार्क्स के लिए पूछा था। वैसे तो बुक्स में कहीं पे भी दिया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जैसा हम देखते हैं कि जॉन लॉक के कंटेक्स्ट में पर्सनल आइडेंटिटी, यानी जहाँ तक हम आइडेंटिटी की बात करें तो लॉक ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जहाँ तक सेल्फ एग्जिस्टेंस के एक्नॉलेजमेंट की बात है, लॉक ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है on the grounds of it is self established as it is self manifested। तो वो एक सिंपल आर्ग्यूमेंट के थ्रू वो इस्टेब्लिश होता है। लेकिन कंसेप्ट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी के एग्जामिन पे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इसमें कोई तो और कंटेंट इनको एक्सपेक्टेड था। तो एज आई हैव डन अ रिसर्च, सिंपल जो भी मुझे नोट्स मिले थे ऑनलाइन इंटरनेट पे, आई हैव बीन थ्रू एंड कम टू नो दिस इज द एक्सप्लेनेशन दैट दे वांट। So Locke explained the personal identity as a matter of a psychological continuity through consciousness and memory. That is, he does not associate it with the soul. अभी जैसे हम इंडियन फिलोसॉफी में कहो या इन मेजॉरिटी ऑफ द रेफरेंस, कॉन्शियसनेस एंड सोल इनको एक ही मानते हैं, यानी सोल ही कॉन्शियसनेस का सीट है, यानी उसका लोकस है, ऐसा हम रेफर करते हैं। लेकिन इनका ऐसा कहना है पर्सनल आइडेंटिटी इज ऑलवेज गोज एंड एसोसिएटेड विद द कॉन्शियसनेस एंड नॉट द सोल। He denied the claims of the theologians like Augustine and even Descartes that personal identity means soul. वो उसको deny करते हैं। Also, it is not identified with the brain as done in the scientific domain. अब इस brain को हम mind भी कहते हैं, नहीं क्या? Like a body changes while the consciousness does not change. Mind as a tabula rasa, ये जो accept किया है इन्होंने, ये इसी ग्राउंड पे एक्सेप्ट किया कि जब आप पैदा होता है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है कोई भी, तब उसके माइंड एक ब्लैंक स्लेट जैसा होता है, टैबुला राजा, जिस पे कुछ भी आप लिख सकते हो और सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू वो नॉलेज गेन करना स्टार्ट करता है। दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन्ड। अगर माइंड ब्लैंक है तो पर्सनल आइडेंटिटी कैसे एग्जिस्ट करेगी? अब पर्सनल आइडेंटिटी का सवाल इस पर्टिकुलर बर्थ के रेफरेंस में क्यों डिस्कस हुआ है? क्योंकि द इमॉर्टैलिटी ऑफ अ सोल, द रीबर्थ कैन बी एक्सप्लेन्ड विद दिस रेफरेंस। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ का फीचर है कि जैसे अगर एक सोल दूसरी सोल बॉडी में अगर एंटर करती है आफ्टर डेथ, तो दूसरी बॉडी में जब बर्थ के टाइम पे एंटर करेगी वो सोल, उसके समय में उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसका क्या? तो कॉन्शियसनेस जो है वो उसके पर्सनल आइडेंटिटी का एक मार्क माना जाता है। तो जिसके आधार पे, जैसे हम कहते हैं ना कि वो हमारे बॉडी में पिछले जन्म के इम्प्रेशंस होते हैं, वो बात वो कॉन्शियसनेस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो कॉन्शियसनेस सोल के साथ कैरी होकर नए बॉडी में एंटर होते हैं, तो वो एक किंग का एग्जांपल देते हैं, बड़ा ही फेमस एग्जांपल है उनका वो, कि जो राजा होता है वो शायद कॉबलर बना, कॉबलर है ना जो ऐसे जूते चप्पल के काम करता है, तो वो कॉबलर अगर बनता है तो लेकिन उसकी पर्सनल आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो खुद को वैसे ही मानेगा, है ना। हम देखते हैं ना पुष्पा मूवी आपने देखी कि उसमें वो खुद को राजा ही मानता है, बिकॉज
उसके वैसे इंप्रेशन शायद कॉन्शियसनेस में पर्सनालिटी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो जिस स्थिति में वो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये जो एक ट्विस्टेड, अब ये जनरली क्रिश्चियन थियोलॉजी के अनुसार अगर देखा जाए तो उनमें लास्ट डे ऑफ जजमेंट मानते हैं। आपने पढ़ा होगा फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन में, जहाँ पे इनका जिक्र किया जाता है कि एग्जैक्टली पर्सनल आइडेंटिटी से रिलेटेड अगर काम किए हैं तो उसको आपको वैलिडेट किस ग्राउंड पे किया जाता है वो सब उसमें आता है, ठीक है। तो विल नॉट गेट इनटू दैट डायरेक्टली, बट कैंडिडेट जस्ट नीड टू एक्सप्लेन कि पर्सनल आइडेंटिटी हैज बीन एसोसिएटेड बाय लॉक विद द कॉन्शियसनेस and not the soul or mind or anything else. In order to explain life after death and soul's immortality, he attributed, PI का मतलब है personal identity with consciousness. Locke claims that consciousness can be transferred from one soul to another. So, though soul, that is a thinking being, अभी soul को वो thinking being मानते हैं, changes from one body to another, its consciousness remains the same. बोलते सोल बॉडी चेंज कर लेगी, वो पहले राजा था अब कॉबलर हो गया, लेकिन कॉन्शियसनेस उसमें एग्जिस्ट करता है। दस फॉर पर्सनल आइडेंटिटी सोल इज नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशियंट। सो इवन इफ बॉडी इज चेंज्ड बाय द ट्रांजिशन ऑफ अ सोल आफ्टर डेथ, द पर्सनल आइडेंटिटी रिमेन्स देयर ड्यू टू कॉन्शियसनेस। पर्सनल आइडेंटिटी वही रहती है ड्यू टू दी कॉन्शियसनेस। ये अल्टीमेटली इनका ऑब्जेक्टिव है। However, Butler and Reid criticized this approach as a wonderful mistake and a reduced to absurdity respectively. रेड ने क्या कहा है, उसको reduced to absurdity यानी कुछ तो confused कर दिया है, और बटलर कहते हैं इसको वंडरफुल मिस्टेक है। अब ये बहुत आर्गूमेंट इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे थोड़ा पढ़ोगे तो, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड नहीं था बिकॉज ऑफ इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। तो मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में भी बुद्धिज़्म का एक टॉपिक, वो पुद्गला नैरात्म्यवाद और धर्म नैरात्म्यवाद पे डाल के कई सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज किया यूपीएससी ने। इन द सेम वे वेस्टर्न में उन्होंने पर्सनल आइडेंटिटी का जो क्वेश्चन है इसको डाल के और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करा है। बट आई होप कि जो स्टूडेंट, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं कि 70% आप इन सब से रेफ़र करिए, 30% आपको थोड़ा सा यू हैव टू वर्क ऑन द इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, और वो समय चलते चलते आपको करते रहना पड़ेगा। वो कोई एडिशनल ऐसा डेडिकेटेडली ये नहीं है, वो नेचुरली होना चाहिए। जब आप लॉग रिवाइज कर लोगे आपको लगेगा कि अरे क्लास नोट्स के थ्रू तो लॉग 2 मिनट में रिवाइज हो गया, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशियंट। अगेन 30% ये एंड तक चलने वाला है। 30% का प्रिपरेशन कभी ख़त्म नहीं होता है। इवन इफ़ यू आर पास्ट इन मेंस, स्टिल व्हाइल अपियरिंग द इंटरव्यू मे बी वो 30% का हेल्प आपको शायद वहाँ पे हो जाएगा। तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ओके, बोलने के लिए 30% है लेकिन वो चलते रहता है। तो ये ऐसे अलग अलग सोर्सेज से अगर गैदर करोगे, यूट्यूब से कहिए और रेफरेंसेस बुक से कहिए और सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस के थ्रू कहिए, ये आपके नॉलेज को कंसोलिडेट ही करेगा। ये ऐसे टाइम पे फिर थोड़ा जो बुकिश स्टूडेंट्स है उनको बड़ा चैलेंज होता है फिर, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1E, द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट कंजंक्शन, एग्जामिन ह्यूम्स क्रिटिसिज्म ऑफ अ कॉजेशन इन द लाइट ऑफ अबाउ स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि जैसे ये वेस्टर्न फिलोसॉफी जो क्लास नोट्स है ओल्ड मॉन्क्स के, उसके पेज नंबर 10 पे कॉजल रिलेशन के सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। उसी का एक पार्ट है स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ कांस्टेंट कंजंक्शन, गिवन ऑन पेज नंबर 102, आप रेफर कर सकते हो। कैंडिडेट शॉल एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द कॉजेशन थ्योरी इन जनरल एंड हाउ ह्यूम रिफ्यूट्स देम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ कांस्टेंट कंजंक्शन ऑफ अपीयरेंस दैट इज अ रेगुलर कॉन्करेंस ऑफ अ टू इवेंट्स। रोज आप अगर सन ईस्ट से राइज होता है बोलोगे तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ह्यूम कहते हैं कि अगर कल सुबह आप मुझे पूछोगे कि सन कौन सी दिशा से आने वाला है, हाँ जो उसका, तो ह्यूम कहते हैं कि जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं नहीं बता सकता, बिकॉज ही डज नॉट रिलाई ऑन द कॉजल थ्योरी एज सच कि ये है तो वो है, नहीं कि वेर एवर देर इज अ स्मोक देर इज अ फायर। ये डिनाई करते हैं ह्यूम। वो कहते हैं अरे आपके पास्ट साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस की ये नेसेसिटी पार्ट हो चुकी है। वो हैबिट कहते हैं इसे, सब्जेक्टिव हैबिट, यानी वो इंडिविजुअल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसको लगता है ये उसके माइंड में कहीं तो रिफ्लेक्शन के इंप्रेशंस गिरे हैं, ये है तो वो है, वेर एवर देर इज अ स्मोक देर इज अ फायर। ये रिफ्लेक्शंस के इंप्रेशंस उसके माइंड में स्टोर्ड है और जिसके बेस पे वो ये नेसेसिटी मान लेता है और जिसको वो कॉजल थ्योरी कहता है। वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है, द कैंडिडेट कैन एक्सप्लेन हाउ ह्यूम एसोसिएट दिस विथ psychological necessity being subjective derived from some impression of reflection,
सो वन कंसिडर दिस एज अ कॉजल थ्योरी। इसी साइकोलॉजिकल नेसेसिटी के ग्राउंड पे वो उसको कॉजल थ्योरी मान लेता है। वन कैन ऑल्सो साइट कांट्स व्यू इन दिस रिगार्ड, दैट इज ही रिगार्ड कॉजलिटी एज अ कैटेगरी ऑफ अ थॉट। लेकिन हम इसको क्रिटिकल और स्टडी ऑफ ह्यूम्स क्रिटिसिज्म ऑफ कॉजेशन नहीं कह सकते, बिकॉज कांट हैज नॉट एग्जामिन्ड द ह्यूम्स व्यू critically, rather demonstrated a kind of a escapism as he took help of the transcendental argument। कुछ तो कैटेगरी ऑफ थॉट नाम का ट्रांसेंडेंटल आर्गुमेंट का सहारा लेके एस्केप यानी वो भाग निकले हैं वहां से। उन्होंने एक्चुअली जो ह्यूम का क्रिटिसिज्म ऑफ कॉजेशन है उसका एक सटीक क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया है। ठीक है, ये दर्शाता है कि ह्यूम के बाद जब हम कांट स्टडी करते हैं तो इवन कांट कुड नॉट रिफ्यूट द आर्ग्यूमेंट प्रोपाउंडेड बाय ह्यूम रिगार्डिंग द कॉजेशन थ्योरी। तो ये इसमें आना चाहिए, 10 मार्क्स का सवाल है, काफ़ी आसान था ये। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने डेफिनेटली अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया होगा, दिस इज व्हाट आई अज्यूम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क द क्वेरीज, वी कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दी व्हाट्सएप नंबर, ये आपके सामने है। और बैच के रेफरेंस में ये सारी डिटेल्स दी हुई है। ये बुक्स वर्थ ऑफ ₹1500, 24 टेस्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर थ्रू द एंड्रॉयड ऐप, डेडिकेटेड गाइडेंस, आंसर प्रैक्टिस एंड मेनी थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो है कैंडिडेट को एक प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी सहायता हो सकती है इसमें। और डेफिनेटली फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें शायद हम मेंटर के थ्रू आपकी अगर सहायता कर पाए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर उसके थ्रू आपको ओवरऑल प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस अगर जनरेट होता है तो वी विल ट्राई डेफिनेटली आवर बेस्ट कि आपको हम वो प्रोवाइड करें। So if you are really looking for the kind of a mentorship and guidance, definitely you can contact us. We are always there for you guys. Thank you so much. Take care. Have a great day.